Hello everyone. So today we will do our worksheet number 32nd and the date is 17th of September 2020. Let's move towards our worksheet. तो देखते हैं इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे. A nation should not be judged by how it treats its highest citizen but its lowest ones. तो कोई भी नेशन अपने लोएस्ट वंस को, इट मीन्स डिप्राइव्ड पॉपुलेशन को, जिसके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, जो डाउन ट्रोडन है, जिसको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो कोई भी नेशन अपने लोएस्ट वंस को कैसे ट्रीट करता है, उनका कैसे ख्याल रखता है, इस बेसिस पे किसी भी नेशन को जज किया जाना चाहिए. वो अपने हाईएस्ट सिटीज़न को कैसे केटर करता है, उनकी नीड्स को कैसे केटर करता है, उनका ध्यान कैसे रखता है, इस चीज़ पर किसी भी नेशन को जज नहीं करना चाहिए. क्योंकि जो पहले से ही प्रॉस्पेरस है, आप उसका ख्याल रख के क्या करोगे, जबकि जो डाउन ट्रोडन है, डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो, उनके अच्छे के लिए आप कितने कदम उठा रहे हो, इस बेसिस पे किसी भी नेशन को जज करना चाहिए. इसको हम छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं. क्लास में एक बहुत अच्छा ग्रुप है स्टूडेंट्स का और एक थोड़ा एवरेज या बिलो एवरेज ग्रुप है, जिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. तो अगर टीचर केवल हाईएस्ट ग्रुप, जो कि बहुत अच्छा ग्रुप है, जो कि अपने आप ही मेहनत कर लेगा और आगे भी बढ़ सकता है सेल्फ स्टडी से, अगर वो केवल उसी पे ध्यान रखेगी तो वो उस क्लास का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं दे पाएगी. जबकि उसकी क्लास का जो दूसरा ग्रुप है, जिसको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, अगर वो उन बच्चों पे ध्यान देगी तो उसकी क्लास का ओवरऑल रिज़ल्ट बहुत अच्छा जाएगा और वो बच्चे भी उससे बहुत कुछ सीखेंगे. तो किसी भी टीचर को हम कैसे जज करते हैं कि वो बिलो एवरेज बच्चों को कैसे ट्रीट कर रही है. इसी तरीके से जो नेशन है वो डिप्राइव्ड पॉपुलेशन को कैसे ट्रीट करता है, इस बेसिस पे ही उसको जज क्या करना चाहिए. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब नीचे हमें एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जिसको वी विल रीड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. उससे पहले हम एक पिक्चर देख लेते हैं. चैप्टर 2 क्लास 10th इंग्लिश, नेल्सन मंडेला. तो ये जो पर्सन आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? नेल्सन मंडेला. तो ये चैप्टर 2 है आपकी बुक में, फर्स्ट फ्लाइट में. उसका नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. तो जब आपके पास बुक है, आप देखना उसमें चैप्टर 2 उसका नाम है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. तो उस बुक से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, जिसको हम पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे. 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर. जो 10th में थी उसकी सुबह कैसी थी? ब्राइट एंड क्लियर. बिल्कुल ब्राइट और एकदम साफ आसमान था. उसकी सुबह बिल्कुल ब्राइट एंड क्लियर थी. किस दिन? 10th में को. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बिन प्लीजेंटली बिसेज्ड बाय डिग्नेटरीज. फॉर द पास्ट फ्यू डेज मतलब पिछले कुछ दिनों से. आई हैड बिन प्लीजेंटली मतलब बहुत खुशी से, बिसेज्ड बाय डिग्नेटरीज मतलब मेरे आसपास कई सारे डिग्नेटरीज मतलब जानी मानी हस्तियाँ. डिग्नेटरीज होती हैं जानी मानी हस्तियाँ. तो मेरे आसपास कौन थे? डिग्नेटरीज थे, वर्ल्ड लीडर्स थे. पिछले कुछ दिनों से मेरे आसपास डिग्नेटरीज थे और वर्ल्ड लीडर्स थे, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन. जो कि इनॉग्रेशन से पहले वहाँ पे अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, मतलब नेल्सन मंडेला के लिए अपनी रिस्पेक्ट को शो करने के लिए इनॉग्रेशन से पहले वो आए थे. कौन सी इनॉग्रेशन? इनॉग्रेशन को क्या बोलते हैं? उद्घाटन. तो कौन सी इनॉग्रेशन की बात हो रही है? पहले तो हम इन लाइंस को ही समझ लेते हैं. जो 10th में थी वो बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर थी. 10th में से कुछ दिनों पहले आई हैड बिन प्लीजेंटली बिसेज्ड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स. मैं किन लोगों से घिरा हुआ था? बिसेज होता है घिरा होना. मैं किन लोगों से घिरा हुआ था? डिग्नेटरीज, जानी मानी हस्तियों और वर्ल्ड लीडर से. और वो क्यों आए थे? दे हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन. तो इनॉग्रेशन से पहले वो नेल्सन मंडेला से मिलने आए थे, अपनी रिस्पेक्ट उनको
दिखाने के लिए, उनके सम्मान में वो इनॉग्रेशन से पहले उनसे मिलने आए थे। द इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन था, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये जो इनॉग्रेशन थी वो क्या थी, इट वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, कि इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होने वाले थे, बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे आने वाले थे। इट वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, कि इसमें कई सारे लोग आने वाले थे। एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, तो इससे पहले कभी भी साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, मतलब साउथ अफ्रीकन कंट्री में इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। एवर ऑफ, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। तो इनॉग्रेशन जो थी वो एक लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली थी, कहाँ पे, साउथ अफ्रीकन सॉइल में, इट मीन्स साउथ अफ्रीकन कंट्री में। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, तो जो सेरेमनी थी वो कहाँ पे हुई, इट टुक प्लेस इट मीन्स होना, तो कहाँ पे हुई थी, इन द लवली इट मीन्स प्यारी सी, ये है सैंडस्टोन नाम है, सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। और सैंडस्टोन एम्फीथिएटर कैसा था, किसको हम एम्फीथिएटर बोलते हैं, ये देखिए आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, और ये नीचे लिखा हुआ द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, तो ये पूरा नाम है, ये लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर ये पूरा नाम है। तो यहाँ पे सेरेमनी हुई थी, और ये देखो एम्फीथिएटर कैसा है कि बीच में जो स्पीकर है वो यहाँ पे बीच में या फिर यहाँ पे कहीं पे भी वो खड़ा होगा, और चारों ओर ये देखो कितना बड़ा एम्फीथिएटर है। एम्फीथिएटर हम किसको बोलते हैं, कि जहाँ पे साइड में इस तरीके से कर्व होते हैं, इस तरीके से गोल गोल कर्व ऐसे, और वो ऊपर से पूरा खुला होता है, ऊपर उसमें रूफ नहीं होती, ऊपर से पूरा खुला होता है, बीच में जगह होती है खड़े होने की, और आसपास स्टेज होती है। ये है आपका एम्फीथिएटर, ये होता है एम्फीथिएटर, जो कि ऊपर से खुला होता है, ऊपर रूफ नहीं होती, कोई कवरिंग नहीं होती, लेकिन आसपास इस तरीके से कर्व से शेप में जो है ये बैठने के लिए जगह बनी होती है, और बीच में परफॉर्मेंस या फिर जिसको भी अपनी स्पीच देनी है वो बीच में खड़े होते हैं। तो ये आपका होता है एम्फीथिएटर। तो यही एम्फीथिएटर था जहाँ पे नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच डिलीवर की थी, जहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली थी, और इस एम्फीथिएटर का क्या नाम था, लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या है। The inauguration would be the largest gathering, we have read this. The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by, और ये lovely sandstone amphitheater किसने बनाया था, formed by यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, तो प्रिटोरिया जगह का नाम है, तो फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, यूनियन बिल्डिंग वालों ने ये प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग है, तो यूनियन बिल्डिंग में ये क्या था, लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। फॉर डेकेड्स होता है कई साल, 10 साल, फॉर डेकेड्स 10 सालों से, डेकेड्स मतलब होता है 10 साल, 10 ईयर, तो फॉर डेकेड्स 10 सालों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, तो ये जो यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया थी और ये जो एम्फी थिएटर था मेनली, तो एम्फी थिएटर में मेनली 10 सालों से, पिछले 10 सालों से कौन लोग आते थे, वाइट सुपरमेसी। तो ये जगह थी किन लोगों की, वाइट सुपरमेसी की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जिनका रूल था अभी तक यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। तो इससे पहले, इस सेरेमनी से कुछ 10 साल पहले तक यहाँ पे केवल वाइट पीपल ही, वाइट सुपरमेसी ही आती थी, वाइट लोग ही आते थे, इट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ही आती थी। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो, और लेकिन अब ये क्या है, अब ये एक रेनबो की तरह दिख रही है। रेनबो क्यों, रेनबो कैसा होता है, जो कि अलग अलग कलर से मिलकर बना होता है, तो अब ये किसकी तरह दिख रहा है, रेनबो की तरह। पहले क्या होता था कि केवल वाइट पीपल ही होते थे और कोई साउथ अफ्रीकन वहाँ पे नहीं होता था। तो अब वो जो एम्फी थिएटर है वो कैसा दिख रहा है, एक रेनबो की तरह दिख रहा है, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर। रेनबो क्यों बोला गया है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट कलर के लोग इकट्ठे हुए हैं उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। डिफरेंट कलर के लोग हैं, डिफरेंट नेशन के लोग हैं,
फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो वो वहाँ पे जो अलग अलग नेशन के अलग अलग कलर के जो लोग इकट्ठे हुए थे, क्यों हुए थे? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो साउथ अफ्रीकन की फर्स्ट मतलब साउथ अफ्रीका की अपनी गवर्नमेंट बनने वाली थी। इट मीन साउथ अफ्रीका जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया था, फ्री हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो अब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने जा रही थी। तो उस मूवमेंट को विटनेस करने के लिए वहाँ पे अलग अलग नेशन से अलग अलग कलर के लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, इसलिए उन्होंने इसको रेनबो का नाम दिया है। रेनबो क्यों? क्योंकि वहाँ पे केवल वाइट लोग नहीं थे, वहाँ पे वाइट भी थे और अलग अलग कलर के लोग भी थे और अलग अलग नेशन के लोग भी थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इसको रेनबो का नाम दिया है। और वो सब लोग क्यों इकट्ठे हुए थे? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका था एक डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले थे, इसलिए वहाँ पे वो लोग इकट्ठे हुए थे। ऑन द लवली ऑटम डे, तो कौन सा दिन था? ऑटम डे था। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज एक्म्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। तो जो नेल्सन मंडेला थे वो वहाँ पे किसके साथ आए थे? अपनी डॉटर। एक्म्पनी बाय, इट मीन्स किसने उनको कंपनी दी? आई वॉज एक्म्पनीड, मैं आया था किसके साथ? बाय माई डॉटर जिनानी। इट मीन्स जो उनकी डॉटर थी जिनानी वो उनके साथ गई थी। ऑन द पोडियम, पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट। तो सबसे पहले पोडियम पे किसने शपथ ली थी? फर्स्ट सोन इन डिप्टी प्रेसिडेंट, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में किसने वहाँ पे सबसे पहले स्वर ली थी? इट मीन शपथ ली थी। अच्छा, इससे पहले हम जान लेते कि पोडियम क्या होता है। ये देखो, ये पोडियम है, आपने ये देखा भी होगा। देखो पूरा, जब हमारा फंक्शन होता है 15 अगस्त, 26 जनवरी या एनुअल डे होता है, तो वहाँ पे इस तरीके का पोडियम लगा होता है जहाँ पे जो हमारे टीचर हैं या जो हमारे प्रिंसिपल हैं वहाँ पे खड़े होकर हमें एड्रेस करती हैं। तो ये होता है पोडियम। ये पूरा यहाँ पे ये पोडियम है। आपने टीवी में भी जो फंक्शन वगैरह होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो वहाँ पे भी ये पोडियम लगे रहते हैं। तो पोडियम पे सबसे पहले किसने आके सॉन इन किया था? कौन आए थे सबसे पहले? सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले वहाँ पे शपथ ली थी, ओथ ली थी। देन डी क्लार्क के बाद कौन आया था? थाबो बेकी। उसके बाद थाबो बेकी आए थे। ही वॉज सॉन इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे? थाबो बेकी। और सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे? डी क्लार्क। तो सबसे पहले डी क्लार्क ने सॉन इन किया था और उसके बाद सॉन इन किया था थाबो बेकी ने। नेक्स्ट है आपका व्हेन इट वॉज माई टर्न आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो जब मेरी टर्न आई, व्हेन इट वॉज माई टर्न आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने प्लेज ली, इट मीन्स शपथ ली, टू ओबे। ओबे मीन्स होता है कि ओबे होता है आज्ञा मानना। तो टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स वो कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स संविधान के अनुसार ही चलेंगे। अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को समर्पित करूँगा। डिवोट माई सेल्फ, डिवोट होता है समर्पित करना। डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो इस कंट्री की वेलबींग के लिए, इस कंट्री और इसके लोगों की वेलबींग के लिए मैं अपने आप को डिवोट करूँगा, समर्पित करूँगा। इट मीन्स आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, अफ्रीका का जो संविधान है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, उसको ओबे करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे और ख़ुद को लोगों की और कंट्री की वेलबींग के लिए खुद को डिवोट करेंगे। नेक्स्ट है आपका वी हु वर आउटलॉज। वी, तो यहाँ पे वी कौन है? वी है साउथ अफ्रीकन पीपल या पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे वी है पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका।
तो उन्होंने अपने आप को क्या बोला, वी। उन्होंने अपने आप को नेल्सन मंडेला नहीं माना, उन्होंने अपने आप को साउथ अफ्रीका का ही एक सिटीज़न माना। तो वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हु वर आउटलॉज, पहले वो नियम से ही बाहर थे, कानून उनको कोई अधिकार ही नहीं दिया गया था। दे वर आउटलॉज, वो हर चीज़ से उनको डिप्राइव किया गया था, वंचित किया गया था। नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बिन गिवन द रेयर प्रिविलेज, नॉट सो लॉन्ग अगो, तो ये बहुत पहले की बात नहीं है जब उन्हें आउटलॉ कर दिया गया था, उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, तो इस बार उन्हें पहली बार एक रेयर प्रिविलेज, रेयर होता है मुश्किल से हासिल होने वाला, तो रेयर प्रिविलेज उनको एक मुश्किल से हासिल होने वाला उनको अधिकार, विशेष अधिकार, प्रिविलेज होता है विशेष अधिकार, प्रिविलेज दिया गया है। और कौन सा प्रिविलेज दिया गया है, टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो उनको वर्ल्ड को होस्ट करने का उनको प्रिविलेज दिया गया है। एक ऐसी कंट्री जो आउटलॉ थी, जिनके पास कोई भी राइट नहीं था, जिनको हर राइट से डिप्राइव किया गया था, आज फर्स्ट टाइम उसको एक प्रिविलेज दिया गया है कि वो पूरे वर्ल्ड को होस्ट कर सके, मतलब पूरे वर्ल्ड को वहाँ पे पूरे वर्ल्ड का स्वागत कर सके, उनको होस्ट कर सके ऑन सॉइल, उनको अपनी लैंड पे, अपने नेशन में सभी का वेलकम कर सके, सभी को होस्ट कर सके, सबकी मेहमान नवाजी कर सके। तो होस्ट मेनली होता है मेहमान नवाजी। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, तो हम हमारे डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट को थैंक यू कहते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। डिस्टिंग्विश इट मीन्स सम्मानित इंटरनेशनल गेस्ट, इंटरनेशनल इट मीन्स अलग अलग नेशन के जो गेस्ट आए हुए थे उनका हम दिल से धन्यवाद देते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, तो वो हमारी कंट्री के लिए वहाँ पे आए हैं, हमारी कंट्री के लोगों के लिए वो वहाँ पे आए विटनेस करने के लिए। और हमारी कंट्री के लोग जो कि क्या है, ये हमारी एक कॉमन विक्ट्री है। और विक्ट्री किस चीज़ की, फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी की। तो वो जो विक्ट्री, वो जो उन्हें जीत मिली है, वो किस चीज़ की मिली है, जस्टिस की, पीस की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की। तो ह्यूमन रिस्पेक्ट की, ह्यूमन शान से रहने की, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहने के लिए उनको जो प्रिविलेज, उनको जो राइट अब मिला है, उस चीज़ को विटनेस करने के लिए सब लोग वहाँ पे आए हैं। क्योंकि वो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहते थे और अब वो वहाँ से फ्री हो गए हैं। अब वो पूरी तरीके से जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी के साथ जिएंगे। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, तो एट लास्ट हमने क्या पाली, अचीव होता है प्राप्त करना, तो एट लास्ट हमें क्या अचीव हो गया है, हमें हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम, यहाँ पे इमेंसिपेशन का मतलब है फ्रीडम, तो एट लास्ट हमें हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई है। वी प्लेज आवरसेल्व्स, तो हम शपथ लेते हैं क्या, वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट आवर पीपल, तो हम शपथ लेते हैं कि हम सभी लोग दूर रहेंगे, हम सभी लोग स्वतंत्र रहेंगे, अपने आप को स्वतंत्र करेंगे, किससे, लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम सभी लोग प्लेज लेते हैं कि हम खुद को लिबरेट करेंगे, स्वतंत्र करेंगे, किससे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी से, किससे लिबरेट करेंगे अपने आप को, किससे मुक्त करेंगे, पॉवर्टी, गरीबी से, डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन क्या होता है, वंचित करना, तो अपने आप को डिप्राइवेशन से, कि हमें हमारे राइट से जो अभी तक डिप्राइव किया गया था, अब हमें हमारे सारे राइट मिल गए हैं, तो हम उन राइट का भरपूर यूज़ करेंगे, तो हम अपने आप को डिप्राइवेशन से लिबरेट करेंगे, सफरिंग से, पीड़ा से लिबरेट करेंगे, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, तो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और बाकी जो रंग भेद वहाँ पे चलता था, उन सभी डिस्क्रिमिनेशन से वो अपने आप को अब लिबरेट करेंगे, आज़ाद करेंगे। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, कभी भी, नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, तो यहाँ पे 3 बार इसको बोला, इट मीन्स यहाँ पे फोर्स दिया गया है, जोर दिया गया है इस बात पे कि शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर, तो अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, ये सब कौन बोल रहा है, ये सब बोल रहे हैं नेल्सन
मंडेला कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है ये दोबारा किसी की भी ऑप्रेस्ड कंट्री बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इट मीन्स ऐसा नहीं होगा कि हम दोबारा से गुलाम हो जाएं, दोबारा से हम गुलामी झेलें, ऐसा अब कभी भी नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। तो जो सन है, सन विटनेस कर रहा था ह्यूमन अचीवमेंट को कि आज की जो सुबह है, आज का जो सन ये निकला है, ये साक्षी है हमारी ह्यूमन अचीवमेंट का। तो जो हमने अचीवमेंट प्राप्त की है, जो हमें अचीवमेंट मिली है, और वो अचीवमेंट कैसे मिली है कि हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है अपनी इस फ्रीडम के लिए। तो ये जो सन आया है, इट इज़ द एविडेंस ऑफ आवर ह्यूमन अचीवमेंट। लेट फ्रीडम रेन। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं लेट फ्रीडम रेन। तो फ्रीडम को रेन करने दो, फ्रीडम को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हु वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन। तो इनॉग्रेशन से पहले कौन कौन आया था, यहाँ पे हमने इसका आंसर पढ़ा था। कौन आया था? डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। लेकिन आप इसको तरीके से लिखेंगे, तरीके से कैसे लिखेंगे? हु वर कमिंग, तो हु की जगह आएगा डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस एंड वाई। कहाँ पे सेरेमनी हुई थी, कहाँ पे हुई थी सेरेमनी? इट टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। और वहाँ पे क्यों हुई थी? बिकॉज दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। और ये क्यों हुई थी? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट। साउथ अफ्रीका गॉट फ्री एंड इट गॉट इंडिपेंडेंट। हु अकम्पनीड नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन? हु अकम्पनीड? हिज डॉटर Zinani accompanied Nelson Mandela on inauguration. What does we refer in the first line of the passage? तो मैंने आपको बताया था we कौन है यहाँ पे? We are the people of Africa in the first line of passage. Next है What did the people of South Africa achieve at last? तो साउथ अफ्रीका के लोगों को लास्ट में क्या अचीव किया उन्होंने? यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे आपको इस पैसेज में आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये देखिए, वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो उन्होंने एट लास्ट क्या अचीव किया था? पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इट मीन्स पॉलिटिकल फ्रीडम। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। अब आपको ये फ्रेज दिए गए हैं और इनका सिमिलर मीनिंग आपको, वन वर्ड मीनिंग आपको सामने ऑप्शन में दिया गया है। दोनों में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। एन ओपन स्पेस सराउंडेड बाय स्लोपिंग लैंड। तो ओपन स्पेस सराउंडेड बाय, जो कि घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय इट मीन्स घिरा होना, स्लोपिंग लैंड। तो स्लोपिंग लैंड कैसी होती है? जो हमने एम्फी थिएटर देखा था, ये है स्लोप, ढलान में। तो एक ओपन स्पेस और वो सराउंडेड बाय, घिरा हुआ है स्लोपिंग लैंड से। तो ये इसको क्या बोलते हैं? ये आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके लिखना है। प्लेटफॉर्म अ पर्सन स्टैंड्स ऑन व्हेन गिविंग अ स्पीच। उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जहाँ पे एक पर्सन खड़ा होता है कब? स्पीच देते समय। तो उसको क्या बोलते हैं? पोडियम या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर आपको लिखना है स्लेवरी। स्लेवरी का अनदर वर्ड क्या है? बॉन्डेज या फिर पॉवर्टी। तो दोनों में से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करके यहाँ पे लिखना है। फ्रीडम का करेक्ट मीनिंग, करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या होगा? इमेंसिपेशन या फिर पीस। तो दोनों में से करेक्ट ऑप्शन आप इसमें लिखोगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन। देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में ये जो हमारा जो टेक्स्ट है और ये जो एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ा है, इसमें नाउन दिए गए हैं फॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट। कौन से नाउन? फॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ब। और ये जो फॉर्मेशन और गवर्नमेंट है, ये कौन सी वर्ब से मिलके बने हैं? फॉर्म और गवर्न, इन दो वर्ड से मिलकर बने हैं बाय सफिक्सिंग। सफिक्सिंग क्या होता है? सफिक्स वो वर्ड होते हैं
जो किसी भी वर्ड के पीछे लग के उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो सफिक्स ये क्या है, ये सफिक्स है। फॉर्म और ये वर्ड है, ये मेन वर्ड है। फॉर्म और गॉन इनके गवर्न, तो इनके पीछे जो वर्ड लगा है एशियन, ये क्या है, एक सफिक्स है। ऐसे गवर्न के पीछे कौन सा वर्ड लगा है, MENT, मेंट, ये भी सफिक्स है। तो ये फॉर्म और गवर्न दोनों के पीछे लग के उन्होंने इसका मीनिंग चेंज कर दिया है, उन्होंने उसको नाउन बना दिया है। फॉर्मेशन और मेंट, देयर मे बी अ चेंज इन द स्पेलिंग। तो जब भी हम सफिक्स या प्रीफिक्स लगाते हैं, तो यहाँ पे हम सफिक्स की ही बात कर रहे हैं, तो जब भी हम किसी वर्ड में सफिक्स लगाते हैं तो उसका जो स्पेलिंग है वो चेंज हो सकती है। सच एज, जैसे कि रेबल, जो रेबल वर्ड है उसके पीछे सफिक्स क्या है, ION, रिबेलियन। तो उसमें सफिक्स तो हमारा ION है, लेकिन जब ये लगा तो इसकी स्पेलिंग चेंज हो गई। यहाँ पे सिंगल L था, अब जब हमने सफिक्स लगाया तो डबल L हो गया। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूट एक वर्ब है, जब इसमें सफिक्स TION, इट मीन्स शन, TION लगा तो उस वर्ड बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी स्पेलिंग भी यहाँ पे चेंज हुई है। पहले जो हमारी स्पेलिंग थी वो थी कॉन्स्टिट्यूट, और उसके बाद हमारी जब स्पेलिंग बनी है सफिक्स लगाने के बाद, वो बनी है कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें क्वेश्चन दिया है, मेक ए लिस्ट ऑफ सच पेयर्स ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स इन द टेक्स्ट। तो ऐसे ही नाउन और वर्ब आपको ढूंढने हैं टेक्स्ट में से। जैसे यहाँ पे रेबल एक वर्ब है और रिबेलियन नाउन है, कॉन्स्टिट्यूट एक वर्ब है और कॉन्स्टिट्यूशन नाउन है। ऐसे ही उन्होंने दिया था, फॉर्म एक वर्ब है, फॉर्मेशन नाउन है, गवर्न एक वर्ब है, गवर्नमेंट एक नाउन है। तो ऐसे कई सारे वर्ड हैं टेक्स्ट बुक के अंदर जो कि आपको ढूंढने हैं और इस लिस्ट में लिखने हैं। सो दिस वॉज योर टुडेज वर्कशीट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अब आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करके मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाइएगा। टिल देन, गुड बाय।